whose brilliance knows no bounds. Despite facing the challenge of blindness, Praneeth has surpassed all expectation, showcasing an unparalleled talent for numbers and problem solving. So, अभी प्रणीत भैया ने किया क्या क्या है, पहला उसका थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ. So 11th and 12th तो BMCC से किया है, बीकॉम इंदिरा गांधी कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली से किया हुआ है. ये 100% ब्लाइंड है, तो भी फैमिली के साथ नहीं रह रहे हैं. एक्चुअली ये औरंगाबाद के हैं और हम जितना घूम नहीं चुके हैं उससे ज़्यादा प्रणीत भैया घूम चुके हैं. ठीक है. सो एसएससी में उनको मिले थे 96%, HSC में 86%. अभी उन्होंने कैट दिया, कैट में 84%. उसमें से IIM हमारे इंडिया में टोटल 21 IIM है, 20 में सिलेक्शन हो गए ऑलरेडी. और खत्म नहीं हुआ है अभी भी. CA फाउंडेशन क्लियर हो गया है, CA फाउंडेशन क्लियर हो गया है, इंटरमीडिएट देना बाकी है, अभी ये जून अटेम्प्ट देने वाले हैं. ठीक है. एक्सपर्ट इन तबला एंड हारमोनियम, उसके अंदर भी बहुत सारे प्राइजेस मिले हुए हैं ऑलरेडी. एक्सपर्ट इन अबाकस एंड UCMAS, तो ये दोनों जो कोर्सेज हैं आपको पता होगा मैथमेटिक्स के कोर्सेज हैं. सो फास्ट कैलकुलेशन, जितना कैलकुलेटर फास्ट आंसर नहीं देगा उससे फास्ट ये आंसर देंगे. सो इनकी ये एक्सपर्टीज है, ये इनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन. दो चीजें ऐड करूंगा. इंटरेक्शन विद हिम. 10 लाख तक का उनको टेबल्स आते हैं, डायरेक्टली कैन स्पीक आउट ऑन दैट. एंड सेकेंडली एबेकस में इज वर्ल्ड चैंपियन फॉर 2 consecutive years. एंड दैट टू नॉर्मल पीपल. और दुबई में हमको फर्स्ट रैंक मिला के लाया है, इंडिया को फर्स्ट रैंक मिला के लाया है. पूरा एक्सपेंस जो है वो दुबई ने हैंडल किया हुआ है. सो हमको मैथमेटिक्स की झलक तो ज़रूर देखेंगे. सो आप अपने अपने कैलकुलेटर्स निकाल लीजिए. सब लोग everyone remove your calculators. ठीक है. कैलकुलेटर्स रेडी? दिखाइए. हेलो, गुड जॉब. ओके प्रणीत भैया, 376 प्लस 416 प्लस 972. 416. Yes, 416. 1764. Correct है? 1764. Yes. Okay. Correct भैया. 4612 plus 7206 plus 9020 कितना होगा? 2088. करेक्ट है? करेक्ट है, सब सही है. किसी और को पूछना है? आप लोगों में से किसी को ट्राई करना है? Participate, please. Guys, participate. Yes. He is very friendly. Yes, sir. भैया आपको क्वेश्चन है? भैया 799 799 प्लस 811 811 प्लस 1081 1081 2691. ओके. ये बहुत ज़्यादा इजी लग रहा है ना, ऐसा हंड्रेड्स और थाउजेंड्स में मजा नहीं आ रहा है. थोड़ा बड़ा हो गया. चलो फिर 10,000 में चले भैया. लाख का भी लेके चलो. लाख का भी ले तो भी चलेगा. ओके, पहले 10,000 में चलते हैं. तो मैं रैंडमली बोलता हूँ, मैं इधर देख के नहीं बोलूँगा. ठीक है. सो 50,216 प्लस, गाइस आप लोग भी नोट करो, मैं नहीं देख रहा हूँ. हाँ. ठीक है. प्लस 46,719. हाँ. प्लस 93,070. 70 हाँ. 19,005. करेक्ट है क्या? बस इतना भी ज्ञान आ गया मेरे पास तो भी मेरा जिंदगी अच्छा हो जाएगा. चलो एडिशन तो हो ही गया. We let's go on to multiplication. मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन दिखा. Let's go with 1623 into 285 into 285. करेक्ट है किसने किया? अच्छा ये नहीं, ये लेकिन 100% करेक्ट है, उसकी गारंटी मैं लेता हूँ. Calculated in grams. Okay. Let's go with. और किसी को पूछना है? 10 लाख तक कोई भी टेबल पूछ लो चलेगा. गाइस पूछो, कोई प्रॉब्लम Anyone.
थोड़ा जोर से। हाँ। 738 into 96. 96. Hmm. 70848. अभी और क्या बोले? लैक्स में गए नहीं हम लोग। हाँ। टेबल्स कुछ है यार, लैक में चाहिए। 78,000 का टेबल 78,000. 78,000. 15 lakh 60,000. 23 lakh 40,000. 30. Sorry. 78,000. 1 lakh 56,000. 2 lakh 34,000. 3 lakh 12,000. 3 lakh 90,000. 4 lakh 68,000. 5 lakh 26,000. 6 lakh 24,000. 7 lakh 2,000. And 7 lakh 80,000. बस यार, और जिंदगी में और क्या चाहिए? तो भी अभी तक वो खत्म नहीं हुआ है। ये तो मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है। जितना हमको नहीं आता है, माइक्रोसॉफ्ट जितना हमको नहीं आता है, एक्सेल, प्रेजेंटेशन, सब में मास्टर करके बैठे हैं। भैया इतने कम उम्र में इतना सब कैसे करते हैं यार? So hi, Victor Education Society. सभी को नमस्ते. नमस्ते। आपने कहा ये बुक BMCC में ही था पहले. तो आदित्य पूछ रहे थे कि इतना सब कैसे मतलब अरेंज ये सब हुआ. तो बेसिकली मैं थोड़ा शुरुआत से स्टार्ट करता हूँ. आई एम 100% विजुअली इम्पेयर्ड बाय बर्थ. तो पहले 1.5 साल थोड़ा मुश्किल ही गया कि पेरेंट्स को भी समझ नहीं आया कि मुझे ब्लाइंडनेस है. बट जब समझा तो पहले उनको भी काफ़ी शॉक लगा क्योंकि हमारे फैमिली में कोई डिसेबल नहीं है. लेकिन मॉम डैड ने डिसाइड किया कि नहीं, अपने को प्रणीत को अपने पैरों पर खड़ा करना ही है एट एनी कॉस्ट. तो उन्होंने मेरे लिए फिर एफर्ट्स लेना और स्पेशली कैसे हमको सिखाया जाए इसके लिए एफर्ट्स लेना शुरू किया. एंड सबसे पहले क्वेश्चन है कि स्कूल. अभी आप लोग देखते होंगे कि काफ़ी स्टूडेंट्स स्पेशल स्कूल से पढ़ते हैं हमारे जैसे. बट आपको बोलूँ कि मेरा सारा एजुकेशन नॉर्मल स्कूल से हुआ है. भैया क्योंकि मेरे पेरेंट्स कभी नहीं चाहते थे कि मैं मतलब अपने आप को कभी स्पेशल समझूं. मुझे खुद को नॉर्मल ही समझना चाहिए और नॉर्मल के स्पीड से मुझे काम करना चाहिए. अगर आप देखो एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्पीड से करते हो. नहीं, वो आदत लगती है बाद में, वो बात अलग है. लेकिन उस टाइम पे जैसा आप देखोगे कि बाकी के डिसेबल स्टूडेंट्स हमसे 50% स्पीड पे काम करते हैं. अगर हम एक काम 10 मिनट में करते हैं तो उनको 20 मिनट लगता है. लेकिन वो काम मैं मैक्सिमम 10 मिनट में कर सकता हूँ. नहीं, आप शायद 5 मिनट्स नहीं, में वो मैंने मैक्सिमम 10 मैक्सिमम 10। तो ये इसीलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि मुझे बचपन से नॉर्मल स्कूल में पढ़ाया गया. एंड उसमें ऐसा हुआ कि नॉर्मल स्टूडेंट्स के साथ कैसे हम अपने को डील करना है. मतलब मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि अगर नॉर्मल स्टूडेंट एक दुनिया में जीते तो हम जैसे लोग 2.5 दुनिया में जीते. पहली दुनिया जिसमें एज ए डिसेबल होकर आपको सुबह उठने से रात को सोने तक अपनी अपनी चीज़ें स्पेशल तरीके से मैनेज करना है. ये पहली दुनिया. दूसरी, आपको नॉर्मल पर्सन के साथ उसके स्पीड से काम करना है, उसके तरीके से, एंड जिसमें किसी को भी तकलीफ ना हो, उनकी स्पीड से वो काम इफेक्टिवली खत्म हो जाए. ये दूसरी दुनिया. आधा जो बची हुई आधी दुनिया है उसमें ये दोनों का कोऑर्डिनेशन बिठाना बहुत ज़रूरी है. अगर ये दोनों फील्ड का कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो आप ये चीज़ें इतने कम टाइम में अचीव नहीं कर सकते. इसीलिए स्कूल लाइफ से मुझे नॉर्मल पर्सन के साथ कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कैसे चलना है, ये यहाँ से लेके स्टडी कैसे करना है, ये सब कुछ चीज़ें, टीचर से इंटरेक्शन कैसे करना है, ये सारी चीज़ें मैं स्कूल में ही सीख गया. जो कि डिसेबल पर्सन 8-9 स्टैंडर्ड में आने के बाद जब नॉर्मल पर्सन से उनका इंटरेक्शन ज़्यादा बढ़ता है तब सीखते हैं. तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है. और मैंने गवर्नमेंट फोरम पे भी रिक्वेस्ट किया कि आप डिसेबल स्कूल की वजह नॉर्मल स्कूल में ही डिसेबल को पढ़ाना शुरू कीजिए. भैया के और एक पॉइंट में मैं एक ऐड करना चाहूँगा कि वहाँ पे जहाँ पे ये मतलब औरंगाबाद में जहाँ पर पढ़ते थे वहाँ पे कोई भी स्कूल इनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था क्योंकि उनकी डिसेबिलिटी की वजह से कि उनके टीचर्स बोलते थे हमको इनको पढ़ाना ही नहीं आता है. लेकिन
फाइनली इन्होंने पढ़ के वो टीचर्स को एजुकेट किया कि हमारे जैसे लोगों को कैसे पढ़ाना है। हमारे भैया चेस में भी बहुत बड़े खिलाड़ी रह चुके हैं, तो उसकी भी कहानी बताइए, आपको उसमें इंटरेस्ट कैसे डेवलप होगा और कैसे चला? एक्चुअली माइंड को कुछ तो फूड मिलते रहना चाहिए जिससे अपना माइंड शार्प बने, इसलिए और ऐसे ज़िंदगी में इसका पढ़े नहीं, कुछ और भी होना चाहिए, एक हॉबी टाइप बोलो या फिर ऐसा कुछ अलग एक्टिविटी चलते रहनी चाहिए। एबेकस वगैरह मैथमेटिक्स ये भी स्टडी का ही पार्ट है। तो मैंने 2 फील्ड चूज़ की, पहली तो मेरी म्यूज़िक की थी, उस पर आगे बात करेंगे, एंड सेकेंड इज चेस। मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है, क्रिकेट देखना, क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है, लेकिन उस टाइम पे हमारे यहाँ फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी कि वो जो बॉल होता है जिसमें छक्के लगे होते हैं अंदर और वो बॉल आवाज़ करते हुए आपके पास आता है और आपको हिट करना होता है। तो ये सारी फैसिलिटी उस टाइम पे पूना बॉम्बे में अवेलेबल थी, हमारे यहाँ नहीं थी। तो फिर क्रिकेट का मेरा वो सपना अधूरा रह गया। तो फिर और क्या कर सकते, तो फिर इंडोर गेम पे फोकस किया। एंड मेरी मम्मी चेस बहुत अच्छा खेलती है, तो मम्मी ने मुझे घर पे चेस खेलना सिखाया प्रॉपर। और मैंने कोई चेस का किसी भी प्रोफेशनल से कभी ट्रेनिंग नहीं लिया है, जितना मम्मी से सीखा उस पर ही मैं पहले स्टेट लेवल की कॉम्पिटिशन पे गया और जीत गया। एंड फिर नेशनल पे गया और नेशनल मैंने एक ही बार खेली है, तो पहली बार सिलेक्शन नहीं हुआ। उसके बाद मैं एबेकस में वर्ल्ड चैंपियन का अवार्ड जीत गया, तो चेस की तरफ थोड़ा सा मेरा ये हो गया, डाइवर्ट हो गया और चेस फिर आगे मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया। लेकिन हॉबी एज अ हॉबी मैं अभी भी चेस खेलता हूँ। So as mentioned earlier, Bhaiya IIM, out of 22 IIMs, he has been selected for 20 IIMs, which is an achievement that is not even possible for anyone, except for extraordinary, someone extraordinary like Bhaiya. तो मैं पूछना चाहता हूँ, आपका जो MBA के प्लान्स है वो कैसे है और आप MBA में क्यों पढ़ रहे हैं, MBA क्यों करना चाहते हैं? इतने सारे IIM मिलना, उसके पीछे एक स्टोरी ऐसे थोड़ा पीछे से आता है, फिर आगे बात करेंगे। एक्चुअली मेरा MBA की तरफ आने का कभी ड्रीम नहीं था। मेरा प्रोफेशनल ड्रीम था जो CA कंप्लीट करना था। सो 11th-12th मैंने कॉमर्स से किया। जैसे आदित्य ने बताया कि 11th-12th में मुझे उधर एडमिशन नहीं मिला, तो मैंने BMCC के तरफ आना ही उचित समझा। एंड BMCC में मुझे काफ़ी हेल्प हुई। 11th जूनियर कॉलेज में रूपाली देशपांडे मैम ने, जिन्होंने काफ़ी मेरे लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट्स लिए और उनकी वजह से कॉमर्स में जो मेरा सेटलमेंट हुआ वो पॉसिबल हुआ। एंड आफ्टर दैट फिर मुझे CA करना था। सो CA फाउंडेशन का एक पीरियड ऐसा था कि उस टाइम लॉकडाउन लगा था मेरा 12th हुआ था। तो फर्स्ट टाइम मैंने चैलेंज लिया कि अपने को अभी ऑनलाइन स्टडी करना है। उससे पहले कभी ऑनलाइन स्टडी नहीं किया था मैं, लेकिन वो चैलेंज लेकर लॉकडाउन में सारा स्टडी ऑनलाइन किया, क्योंकि डिसेबिलिटी की वजह से जो पुणे के बड़े बड़े क्लासेस हैं, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ सबको पता होता है। तो उन्होंने कहा कि हम नॉर्मल बैच में आपको एडमिशन देंगे, आपको स्पेशली मतलब ऐसा कुछ नहीं हम प्रोवाइड कर पाएंगे ड्यू टू आवर बिजनेस। तो फिर मैंने उनको भी बोल दिया कि नहीं, मैं मेरा देख लूँगा। एंड मैंने सेल्फ स्टडी किया, फिर यूट्यूब से सर्चिंग करके एंड वहाँ से लेक्चर्स प्रेफर किया और वो बुक रीडिंग वगैरह करके फिर सेल्फ स्टडी करके मैंने CA फाउंडेशन कंप्लीट किया 6 मंथ्स में। एंड उसकी एक कहानी ऐसी है कि मुझे उधर मतलब मैं अपने घर पे था लॉकडाउन की वजह से, एंड एग्ज़ाम का फॉर्म मैंने उधर से ही भरा था। बट CA के इंस्टीट्यूट के कंडीशंस बहुत टाइट है रिगार्डिंग राइटर। उसमें है कि आपका जो राइटर है वो रजिस्टर्ड भी नहीं होना चाहिए CS, CS एंड CMA में। आपको प्लेन प्रॉपर राइटर लेना पड़ेगा जो कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं है। तो ऐसे स्टूडेंट्स मिलना और जिसको CA का पेपर लिखना है, क्योंकि वो स्पीड से मैच होना चाहिए। नॉर्मल स्टूडेंट्स को आइडिया नहीं होती इतना फास्ट लिखने की एंड ये सब कंसेप्ट वगैरह। तो ये दिक्कत ये कि राइटर नहीं मिल रहा था। तो आपको बताओ कि 12th स्टैंडर्ड में मुझे रूपाली मैम ने एक स्टूडेंट मिली थी, अंजलि डुमरे उसका नाम है, अभी वो 3rd ईयर में BMCC में है। तो उस टाइम पे वो 11th में थी एंड मैम ने उसको सिलेक्ट करके मुझे दिया कि वो 12th का पेपर लिखेंगे, और उसने पेपर लिखे, इसीलिए वो 86 का जो आंकड़ा आप देख रहे हो आ गया है। तो मैंने उसको रिक्वेस्ट किया, वो पुणे से 8 डेज के लिए औरंगाबाद गए। वो होटल में रुके एंड 8 डेज तक उसने मेरे लिए पेपर लिखा। सोचा आज के डेट में इतना कौन करता है। उसके पेरेंट्स ने भी उतने एफर्ट्स अपने लिए लिए एंड फिर CA फाउंडेशन क्रैक हो गया। आफ्टर दैट CA इंटरमीडिएट
ठीक है अभी चल रहा है, बट बीकॉम ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हुआ, तो अब ग्रेजुएशन हुआ है तो अपने को पोस्ट ग्रेजुएशन भी करना पड़ेगा। फिर मैंने थिंक किया कि अपन मल्टीपल डिग्री अचीव कर सकते हैं, MBA की भी अपन अचीव कर सकते हैं, CA की भी अचीव कर सकते हैं। सो फिर मैंने कैट की तरफ आने का निर्णय किया। एंड CA का ऐसा है कि उसमें कोई लाइफ नहीं है, आप कभी भी उसको बाद में कर सकते हो, एज लिमिट नहीं है। सो मैंने कैट के लिए फिर रिसर्च करना शुरू किया, हाउ टू क्रैक IIM इंटरव्यूज एंड हाउ टू क्रैक एग्जाम। सब कुछ मैंने पहले 6 मंथ से प्रॉपर रिसर्च किया। एंड लास्ट ईयर फिर मैंने कैट का एग्ज़ाम दिया था 23 में। एंड वो ऐसे हुआ कि मेरा एक अपना प्रॉपर तरीका है पहले से स्टडी करने का, स्कूल लाइफ से, तो मैं एक प्रॉपर टाइम टेबल सेट करता हूँ मॉर्निंग 5:30 से नाइट 10:30 तक, जिसमें डिसिप्लिन मैं खुद से फॉलो करता हूँ। कोई दूसरा आपको नहीं आके बोलेगा कि तू ये कर वो कर। जैसा अभी भी बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनके घर वाले बोलते पढ़ाई कर ले, या अभी मैम थोड़ी देर पहले बोल रही थी बच्चे कॉलेज नहीं आते, कॉलेज आने में आलस करते, तो वो सब चीज़ें नहीं, अपने को अपना डिसिप्लिन खुद लगाना होता है अगर कुछ अचीव करना है। जैसे कि 2 मिनट में बताऊँ, 10th स्टैंडर्ड में मैंने 4 चीज़ें एक साथ की। 10th का स्टडी, उसके बाद मैंने मैथमेटिक्स में 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड किए हैं, तो वो भी मैंने उसी साल किए थे। थर्ड थिंग इज मैंने तबला में विशारद किया, तो फाइनल एग्जाम उसका उसी ईयर में दिया था मैंने। एंड फोर्थ थिंग इज मैंने तबला वादन में ही राष्ट्रपति अवार्ड के लिए अप्लाई किया था, तो उसका कंपटीशन था जोनल, स्टेट एंड नेशनल लेवल, 3 पीरियड। तो वो तीनों एग्जाम मैंने 10th के साथ दिए थे। ये पॉसिबल इसीलिए होता था क्योंकि मैं 5:30 को उठ के मैंने स्टार्ट दिन ही 5:30 से स्टार्ट किया। हाँ, एंड 1 PM तक सिर्फ मैं 12th का स्टडी करता, 10th का स्टडी करता। 1 PM के बाद मैं एजुकेशनल बुक्स को हाथ नहीं लगाता। हाँ। फिर आफ्टरनून में मैं, जैसा अपने को दोपहर के टाइम में नींद आती है, थोड़ा ऐसा आलस आने लगता है, तो उस टाइम में प्रैक्टिकल वर्क करने का, जैसे कि तबला वादन करना हो या इंस्ट्रूमेंटल का जो भी अपना प्रैक्टिस वगैरह समथिंग है, तो वो सब चीज़ें दोपहर में करनी। फिर शाम का जो रिफ्रेशमेंट होता है उसमें मैथमेटिक्स कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करनी। तो ऐसा मेरा पूरा दिन का शेड्यूल होता था, और इजीली सारी चीज़ें फिर उसी साल में अचीव हो गई। यही चीज़ मैंने फिर 11th 12th में फॉलो की, CA फाउंडेशन के लिए फॉलो की, CA इंटरमीडिएट को फॉलो की। CA इंटरमीडिएट के साथ भी मेरा ग्रेजुएशन चल रहा था। ये सब चीज़ें होती गई, एंड फिर अल्टीमेटली अभी जो कैट का रिजल्ट आया, कैट के साथ भी मैंने 6 एग्जाम दिए हैं, ऐसा नहीं कि इसका कैट दिया है। तो अल्टीमेटली MBA करने का गोल ये है, MBA करने का गोल ये है कि मुझे पहले से फाइनेंस में पसंद है, तो फाइनेंस में मैं जनरली करूँगा MBA। एंड आफ्टर दैट राइट नाउ आई एम फ्रेशर, तो फ्रेशर होने की वजह से मुझे अभी कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं 3-4 साल कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस लूँगा, प्रॉपर कैसे वर्क किया जाता है और कैसे सारी चीज़ें मैनेज होती हैं। एंड उसके बाद एक लॉन्ग टर्म प्लान है कि मैं ब्लाइंड एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूँ इंडिया में। और इसमें भी एक स्पेशल कंसेप्ट ये है कि स्पेशली मैं उन लोगों को चांस देना चाहता हूँ जो बीच में से डिसेबल होते हैं, मतलब जिनकी नज़र 25, 30, 35 ऐसी एज में जाती है जिन्होंने दुनिया देखी है, लेकिन कोई तो कॉज ऐसा हुआ कि उनकी नज़र चली गई। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो काफ़ी डिमोटिवेट हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सब कुछ पहले देख लिया होता है, उनका सीखने का उम्र खत्म हो गया होता है। बट उनको अगर आप प्रॉपर मैकेनिज्म या प्रॉपर एक्सेसिबल इन्वायरमेंट दे दो, तो वो उसी स्पीड से वर्क कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले किया होता है। ये एक चीज़ मैं अपने वेंचर के अंदर लाना चाहता हूँ, ये एक यूनिक ड्रीम है, देखते हैं कैसे पॉसिबल होगा। इंटरेस्टिंग सवाल पूछ रहा हूँ थोड़ा सा ह्यूमर से, कि आप पुणे आ गए, या पुणे की स्पेशलिटी आपको मालूम है 2 और 4 के बीच में, और आपने तो ऐसा शेड्यूल बताया कि 2 और 4 में जब नींद आती है तभी पढ़ाई करना, तो वो कैसे मुमकिन हो गया, जरा हमारे बच्चों को भी बताइए तो अच्छा हो गया। 7:30 का प्रॉब्लमैटिक लेक्चर होता है, 7:30 यहाँ पे माय गॉड इसका मेरे पास एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है जो मैं हमेशा रेफर करता कि जो आफ्टरनून का टाइम है, अगर आपको स्टडी करना ही है, जनरली स्टडी नहीं करना चाहिए,
उसमें आप अदर एक्टिविटीज़ पे फोकस करो, जैसे मैंने बोला था कि मैं तबला वगैरह बजाता था, तो जो प्रैक्टिकल चीज़ है जिससे नींद ना आए वैसा आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी कोई अदर हॉबी नहीं है और आपके पास ऑप्शन नहीं है स्टडी करने के अलावा डॉक्टर में, तो आप अकाउंटिंग वगैरह जो टैक्सेशन के प्रॉब्लम्स है उस पर फोकस कर सकते हो। बेसिकली मुझे बोलना है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, थियोरेटिकल ना पढ़ते हुए प्रैक्टिकल आप सॉल्विंग करो, राइटिंग करो, जिससे आपको नींद नहीं आएगी और अपना शेड्यूल जो है प्रॉपर फॉलो भी होगा। We have a very interesting question for you. जब आप MBA कंप्लीट करोगे तो आपका इंटर अभी क्लियर हो चुका रहेगा। या हाँ, तो फिर आप MBA के बाद प्लेसमेंट लोगे क्या आप CA के आर्टिकलशिप बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। and she herself is doing the same. That is why she is worried about what to do, I guess. Isn't it fair? देखो पहली बात तो IIM में जा रहा हो तो प्लेसमेंट पे ही फोकस करूँगा। बाकी आर्टिकलशिप कैसे की जाती है वो आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो वो हो जाएगा, मतलब आप समझ गए मेरी बातों से। अभी डिपेंड करता है कि CA फाइनल आप कैसे करोगे। आपका जॉब भी चल रहा है तो CA फाइनल कैसे करोगे। तो इसमें एक चीज़ हो सकती है कि आप लास्ट मतलब एग्ज़ाम के जो आखिरी के 2 महीने उसमें आप हॉलीडे करके जॉब में आप CA फाइनल की स्टडी पे फोकस कर सकते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ 2 ही महीने पढ़ाई करना है, उसके पहले 6 महीने आपको शुरू कर देना पड़ेगा स्टडी और थोड़ा सा नाइट आउट देके आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। और ये पॉसिबल होता है। मैंने ऐसे काफ़ी सीनियर्स देखे जो अभी इनकम टैक्स ऑफिसर है या ऐसे सब पोस्ट पे, तो उन्होंने क्या किया था कि पहले कोई गवर्नमेंट एग्जाम में सिलेक्ट हुए, पोस्टिंग लिया, फैमिली को सेटल किया, उसके बाद उन्होंने UPSC पे फोकस करके UPSC क्रैक किया। तो अगर वो कर सकते हैं तो हमारे लिए कोई नहीं। But if you would like to pursue your PhD, मैं टू बी ऑनेस्ट अभी ऐसा कोई विचार नहीं है। oh, देखेंगे 2 साल okay, बाद। okay. और एक क्वेश्चन था कि आपने बोला था CA के राइटर्स के ऊपर आप CA पे केस लगा सकते हैं, राइट? और आपके डिसेबल स्टूडेंट मतलब जो भी है उसके लिए भी आप गवर्नमेंट के ऊपर केस करना चाहते हैं कि उनके हमारे लिए मतलब जो लाइक जो ब्लाइंड है उनके लिए अलग से और एक रिजर्वेशन आपको क्रिएट करना है, राइट? तो उसके ऊपर आप जो केस करना चाहते हैं उसका आपने कुछ प्रोविजन वगैरह करके रखना है, वैसा कुछ? नहीं, एक्चुअली थोड़ा सा गलत इंटरप्रेट हुआ वो। हाँ, वैसे केस नहीं कर रहे हो। हाँ, इसको मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करता हूँ। राइट। वो कंसेप्ट ये है कि जैसे CA ICAI ने काफ़ी बैरियर्स क्रिएट करके रखे हैं राइटर के कंडीशन में, जो मैं पहले बताया कि नॉट रजिस्टर्ड इन CA CS CA में। तो अभी आप खुद प्रैक्टिकल सोचो, आप सब पढ़ाई करते हो कॉमर्स में, CA इंटरमीडिएट का अकाउंट्स का पेपर या टैक्सेशन का पेपर है, और अगर कोई ऐसा स्टूडेंट हम लाके बिठाएंगे जिसने ऐसा कोई सब्जेक्ट की पढ़ाई किया ही नहीं, तो वो कैसे लिखेगा? मतलब एग्जाम के टाइम में उसको ये थोड़ी बोलूँगा लेफ्ट में डेबिट है राइट में क्रेडिट है। मैं तो उसको सीधे उसको क्वेश्चन पढ़ना है, मुझे उसका आंसर बोलना है, उसको लिखना है। तो ये चीज़ में मैं चाहता हूँ कि भले ही आप जूनियर स्टूडेंट हो, CA फाउंडेशन वाले जो स्टूडेंट होता है उसका इतना तो प्रैक्टिस होता ही है कि वो फास्ट लिख सके और उसको अकाउंटिंग का बेसिक नॉलेज होता ही है। कोई डिफरेंस नहीं है, इंटरमीडिएट में सिर्फ लेवल एडवांस है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो कंडीशन है वो हट जाए, उसके जगह सिर्फ एक नॉर्मल कंडीशन है 1 स्टेप बिलो की मेरे क्वालिफिकेशन से। तो इसके लिए मैंने ICAI को लेटर्स लिखे और जो भी फॉर्मेलिटीज थी वो पूरा ऑलरेडी कर लिया मैंने। बट मुझे जैसे रिस्पॉन्स चाहिए था वैसे इंस्टीट्यूट ने नहीं दिया है, तो अभी मैं उसके लिए अगर ऑप्शन ट्राई कर रहा हूँ। तो अभी वो जब मेरा IIM में सिलेक्शन वगैरह हो जाता है तो उसके बाद उसके लिए कैसे उस पर आगे वर्क करना है उसका प्लानिंग किया जाएगा। तो ये एक पार्ट है जो CA इंस्टीट्यूट के साथ हमको करना है। एंड दूसरा पार्ट वो जो मैंने बीच में डिस्क्राइब किया था कि जो डिसेबल के स्कूल्स है उसको बंद कर दिया जाए। अच्छा, उसकी जगह हर नॉर्मल स्कूल में 5-5 डिसेबल पर रखो। ऐसा नहीं कि हर एक और पूरे स्टूडेंट को एक ही स्कूल में डालो, बिल्कुल नहीं। 5 स्टूडेंट को एक नॉर्मल स्कूल में रखो। 5 डिवीजन तो हर जगह होते ही है, तो एक एक डिवीजन में एक एक करो। और जो टीचर आप डिसेबल स्कूल में अपॉइंट करते हो उन टीचर्स को 5-5 स्कूल का जिम्मेदारी दे दो कि ये 5 स्कूल में आपको विजिटिंग फैकल्टी के रूप में जाते रहना है। एंड वहाँ के टीचर्स को आप पहले ट्रेन करोगे कि इनको कैसे डील करना है। और इतना कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, वो इजीली अचीवेबल होता है क्योंकि हमारा हियरिंग स्ट्रॉन्ग होता है। बट मैथमेटिक्स वगैरह के जो सब्जेक्ट है उसमें थोड़ा स्पेशल अटेंशन चाहिए। तो वो जो भी टीचर रहेगा जो डिसेबल स्कूल में पढ़ाता था
वो ये स्टूडेंट्स को एक अलग से पीरियड लेगा जिसमें उनको हाउ टू हैंडल मोबाइल टेक्नोलॉजी या जो कुछ है या जो भी हाउ टू नेविगेट अपना सराउंडिंग, ये जैसा हम अलग से स्कूल के बाद क्लासेस लेते हैं उस टाइप में 1-2 लेक्चर्स आप अरेंज कर सकते हो। तो इससे होगा ये कि जैसा मेरा डेवलपमेंट हुआ वैसे ही हर स्टूडेंट का डेवलपमेंट 3rd-4th स्टैंडर्ड आते तक हो जाएगा, तो 5th स्टैंडर्ड से उसको अपने करियर पर फोकस करता है। Pranit, I have a question for you. Aditya was like we were talking about being your writer, right? Yeah. So Aditya was your writer for I guess 3 exams, right? Yeah. So this is my word that for IIM exams, if you want any writer help, please ask us anytime, and I'm sure that my students will be happy to help anytime if you need it. Okay, so just drop down a message and we will be there for you. अभी हमने मैसेज की बात की थी, एक इंटरेस्टिंग चीज़ आप सभी को बता था। टेक्नोलॉजी का यूज़ बहुत लोग चैटिंग के लिए वगैरह सब करते हैं, लेकिन 11th में मेरे पास पहले बार फ़ोन आया हाथ में, तो आई वॉज थिंकिंग कि इसको हम कैसे कैसे तरीके से यूज़ कर सकते हैं, यूनिक यूज़ होना चाहिए। तो उस टाइम मेरे दिमाग में है कि यार हमेशा कोई कॉलेज में जाओ, प्रिंसिपल से मिलो या टीचर से मिलो, मैम हमको राइटर दे दो, सर हमको राइटर दे दो, ये कंडीशन है, ऐसा करो वैसा करो। आई वॉज थिंकिंग कि हम ये मोबाइल से क्यों नहीं कर सकते। तो उसके लिए फिर मैंने सोचना शुरू किया क्या किया जा सकता है। तो जब मैं कॉलेज आता था तो काफ़ी स्टूडेंट्स के व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह होते थे, तो सभी से इंटरेक्शन होता था, नंबर्स मिलते थे, नंबर एक्सचेंज हो जाता था। तो अपने व्हाट्सएप में फीचर है ब्रॉडकास्ट लिस्ट का, राइट? तो मैंने व्हाट्सएप में ब्रॉडकास्ट क्रिएट किया सभी स्टूडेंट को, तो मेरे पास ग्रुप बन गया। अभी मुझे राइटर चाहिए तो टीचर्स के पास जाने का काम ही नहीं। Nice. So I've lost the opportunity, I guess. Isn't it? तो मैं ऐसे रिक्वायरमेंट पुट करता था सीधे व्हाट्सएप ग्रुप में, और इसमें मैंने सिर्फ बीएमसीसी के नहीं, फिर मैंने एक्सपेंड किया फर्ग्यूसन, MIT कॉलेज, SP कॉलेज, गरवारे कॉलेज, वाडिया कॉलेज, और सारे स्टूडेंट्स से मैंने कनेक्ट किया। एंड वहाँ के फॉर एग्जांपल जैसा आदित्य अगर आपका यहाँ स्टूडेंट लीडर है, आपके 1st ईयर का मान लो, तो ऐसे हर एक ईयर के स्टूडेंट लीडर को पकड़ने का, उसको अपने साथ कनेक्ट करने का और उस तक रिक्वायरमेंट पहुँचाने का, ये रिक्वायरमेंट है। और ऐसे में मेरा अकेले का ही नहीं, सबका साथ सबका विकास, जितने भी डिसेबल स्टूडेंट मेरे साथ पढ़ते थे यहाँ BMCC में, सभी के लिए राइटर उस टाइम में अरेंज करता था। और इसको हमने फिर एक्सपेंड किया। एक फाउंडेशन है, टीम विजन फाउंडेशन, जिसका सर्टिफिकेट भी आदित्य को मिलने वाला है अभी जल्दी, क्योंकि मैं उसके लिए काम करता हूँ। Oh my God. सो ये एक ऑनलाइन ऑर्गेनाइजेशन है जो 5-7 सालों से वर्क कर रहा है पूना, बॉम्बे, नासिक, स्पेशली 3 सिटीज़ में, और अभी मैं उसको औरंगाबाद में लेके गया हूँ। तो इसमें हम हर कॉलेज के स्टूडेंट्स को या टीचर्स के साथ कनेक्ट करते हैं, एंड आपको वर्क करना होता है एज अ रीडर एंड राइटर, क्योंकि हमको रीडर की भी नीड होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ राइटर ही चाहिए, हमको पढ़ के दिखाना होता है, कुछ मैथमेटिक्स के डाउट वगैरह है, क्योंकि अभी फॉर एग्जांपल मैम पढ़ा रही है क्लास में, तो ज़रूरी नहीं कि मैम हर चीज़ एक्सप्लेन करेगी डिटेल में। मैम बोलती है बोर्ड पे कि हाँ इसको राइट में ऐसा करो, लेफ्ट में वैसा करो, ये सॉल्व हो जाएगा। अब ये ऐसा करो वैसा करो कैसे समझेगा? तो उसके लिए आपको चाहिए होता है कि जो स्टूडेंट आपके साथ बैठे होते हैं उस टाइम में, जो ये सेम करिकुलम पढ़ रहे हैं, उनसे आपको स्पेशल हेल्प लेनी पड़ती है। तो ज़रूरी नहीं कि आप एज ए राइटर बोल के ही आओ, आप एज ए रीडर बोल के भी हमारे पास आ सकते हो। और आपको ऑनलाइन वर्क करने के भी जाना नहीं है, ऑनलाइन फ़ोन पे या व्हाट्सएप पर, जूम, गूगल मीट, जो भी प्लेटफॉर्म से हम सीधा कनेक्ट करते हैं, और आपको आपका जो भी टाइम शेड्यूल है उसमें हम कोऑर्डिनेट कर लेते हैं, और आपको रीडर एज ए रीडर भी आप काम कर सकते हो। अभी मुझे भी मेजर हेल्प करती है जो कि टेक्निकल हेल्प होती है, क्योंकि स्पेशली अभी बोलूँ तो IIM के वेबसाइट्स है वो अभी टॉकिंग सॉफ्टवेयर के साथ एक्सेसिबल नहीं है। तो अभी जो लोग MBA के लिए रिसर्च कर रहे हैं उनको पता है कि CAT पास होने के बाद एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है इंटरव्यू के पहले, जिसको हम वो स्टैंडर्ड फॉर्म किसको बोलते हैं, जो फिलअप करना होता है इंटरव्यू के लिए, जिसमें आपका प्रोफाइल लिखना होता है, डॉक। सो वो फिलअप करने के लिए मुझे भी काफ़ी 2-3 महीने से स्टूडेंट्स की हेल्प चाहिए थी। वैसे टेक्निकल वर्क जो है वो भी आप ऑनलाइन करके दे सकते हो, जिसमें आपको प्रोवाइड सब कुछ किया जाता है, बस आपको सिर्फ वेबसाइट पे जाके वो फिलअप करना है, और जो भी ऐसा टेक्निकल असिस्टेंस है वो देना है। आपको स्पेशली बताऊँ कि अभी M.Com सेकेंड ईयर में BMCC की सौंदर्या तेलंगाना के स्टूडेंट है, जो ऐसे ही ऑनलाइन मेरे साथ कनेक्ट हुई, और उसने मेरे लिए सारे फॉर्म्स फिलअप कर दिए ऑनलाइन, और इतना मतलब उसने एफर्ट्स लिया, अभी भी वो करती है। 18 फॉर्म का लास्ट डेट था 2nd डे,
एग्जाम के दिन तो वो फॉर्म कंप्लीट नहीं होगा क्योंकि मैं एग्जाम में रहूँगा, तो लेट नाइट रात को 3 बजे तक वो मेरे साथ बैठे। My God. Okay, great. तो ये भी एक बहुत हार्ड टास्क है कि इतना स्टूडेंट्स ने ड्यूरेशन से करना चाहिए। नहीं तो स्टूडेंट बोलते हैं मेरा अपना सेकेंड डे का शेड्यूल है, नहीं पॉसिबल होगा, बट उसने ये समझा कि नहीं, नुकसान हो जाएगा। तो ये उतनी मैच्योरिटी होनी चाहिए आप सभी में। अगर आप कोई वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो तो जनरली ट्राई करो कि बीच में ना छोड़ो। Right, very good. Consistent. तो ऐसे अभी ये वर्क अगर आपको करना है तो कैसे करना है, इसकी एक प्रोसीजर बताओ। बहुत सिंपल है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको सेव कर लेना है, मैं अपने ब्रॉडकास्ट में आपको कनेक्ट कर लूँगा। जब भी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट आती है तो आपको व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाएगा। अगर आप अवेलेबल हो तो उस मैसेज को रिस्पॉन्ड करने का, नहीं तो उस मैसेज को छोड़ देने का, या अगर आपको पॉसिबल है तो आपके जो भी सोशल ग्रुप में वहाँ फॉरवर्ड कर देने का। उसमें मेरा नंबर नीचे लिखा ही होता है वैसे, तो सामने वाला मेरे से डायरेक्ट कनेक्ट होता है। ऐसे ये चेन हम इंक्रीज करते जाते हैं। जो भी मेरे साथ कनेक्ट होता है वो परमानेंटली कनेक्ट हो जाता है, नेक्स्ट टाइम उसको भी रिक्वायरमेंट सीधी जाती है। तो ये एक छोटा सा सोशल मीडिया का यूज है, लेकिन बहुत अच्छे से इफेक्टिवली पिछले 5 साल से मैं कर रहा हूँ और इसके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मुझे 4 सिटीज़ में मिले। Fantastic. आज मेरा नेटवर्क पूरे इंडिया में हर सिटी में मेरा फ्रेंड मिलेगा आपको। परसों ही मैं दिल्ली से आया Wow, हूँ, that's परसों ही मैं दिल्ली से आया हूँ। तो दिल्ली में भी मैं अपने ऐसे ही एक ऑनलाइन में फ्रेंड कनेक्ट हुआ था, उसी के घर पर रुका था। तो ये एक चीज़ है कि ऑनलाइन का हमको फ़ायदा हुआ। और आदित्य अगर आप बोर्ड पे मेरा नंबर लिख दो तो सभी लोग सेव कर देंगे। हाँ। और मुझे एक आप मिस कॉल कर देना या व्हाट्सएप पे हाई कर देना, तो अल्टीमेटली वो सब कुछ मेरे पास डेटा आ जाएगा। तो आई एक्सपेक्ट कि आप ऐसे छोटे छोटे जो भी हेल्प है वो हमको करोगे, और इसमें आपका टाइम वेस्ट ना हो ये हम इंश्योर करते हैं। एंड आपको भी कुछ नई नई चीज़ें, जैसे अभी वो सौंदर्य कर रही थी तो उसको भी इसके बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन मेरे साथ वर्क करते करते वो 3 महीने में इतना ट्रेन हो गया कि उसको भी आप बोल दो खुद से भरने तो वो खुद भर दे। Oh my God, really. Oh my God. मेरा एक क्वेश्चन था बस। मैंने बहुत सुना है कि आपको ट्रैवलिंग का शौक है और आप दुबई वगैरह बहुत घूम के आए हैं, तो आप आपके आइटिनरी हॉबीज और इस चीज़ के बारे में मतलब कहाँ भी घूम के आए वो भी उसका भी और आपके एक्सपीरियंस कैसे थे वो भी। इस पर हम डिटेल में बात करेंगे, आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि ये मतलब 10 के अंदर ऐसे लोग होंगे जिनके इंटरनल क्राफ्टिंग मतलब ट्रैवल प्लानर, ऐसे 10 से अंदर वीडियो लिखते होंगे इंडिया में जिनके ऐसे हॉबी है। Nice. उसमें से मैं सबसे पहली बात ये आई कहाँ से हॉबी मेरे अंदर, 11th तक ऐसा कुछ नहीं था। सो फर्स्ट थिंग कि मैं पुणे में अकेले आया, फर्स्ट टाइम मैं अपने घर से बाहर निकला और पुणे में मुझे अकेले रहना था, अकेले सर्वाइव करना था। पेरेंट्स ने तो मुझे मोटिवेट करने के लिए सीखा था कि आज हम हैं, कल नहीं रहेंगे, आपको ही आगे जीना है। तो वो बहुत पॉजिटिव चीज़ है, उसको मैं अभी भी हर टाइम मानता हूँ। और मेरा जो डेवलपमेंट है वो 2 लाइन का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। तो जब मैं 11th में आया तो मेरे साथ एक प्रॉब्लम होता था कि मान लो सुबह 10 बजे मुझे कहीं जाना है। अब उस टाइम तो मेरी मोबिलिटी नहीं थी कि मैं अपने आप से जा सकूँ वगैरह, हिम्मत करके आके जाया था। तो हॉस्टल से इसकी हेल्प करो, उसको पूछो, सामने वाला बोलता था यार मुझे नाश्ता करना है, यार मेरा पढ़ाई है, यार मेरा कॉलेज है। फिर मैं बोला यार हो जाओ सब बाजू इंडिपेंडेंट, अभी मैं अकेले ही शुरू कर। और धीरे धीरे कॉलेज के भी उसमें मैंने सराउंडिंग में घूमना शुरू किया। हॉस्टल के जो हॉस्टल का जो स्टाफ होता था स्टार्टिंग में वो लोग मेरी हेल्प करते थे। फिर कॉलेज के आसपास आके तो स्टूडेंट कोई ना कोई मिल जाता था जाने आने को, बट ऐसा नहीं कि मैं डिपेंड रहा, कोई मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो अपन अकेले चले। सो धीरे धीरे ये डेवलप होते गया। और फिर मुझे जैसा आपने बोला ऐसे काफ़ी प्रोग्राम्स में हमेशा बुलाया जाता है। मेरा अपना यूट्यूब चैनल है, उस पर सारे वीडियोज़ अपलोडेड है प्रोग्राम्स के, ये भी होगा। तो अलग अलग सिटीज़ में जाना है तो हर टाइम कोई पर्सन अवेलेबल अपने लिए वो ऐसा नहीं होता है। सामने वाले की भी अपनी बिजी शेड्यूल है, जो कुछ है। तो यहाँ से शुरू हुआ कि नहीं हम अकेले जाना ना शुरू करेंगे, क्या ही प्रॉब्लम है। आपको यहाँ से अकेले जाना है, बस स्टॉप पे आपको किसी पर्सन की हेल्प चाहिए बस में चढ़ाने तक, ठीक है 10 मिनट की जगह 20 मिनट लगेगा, आधा घंटा लगेगा। एक बस छूटेगी, 2 बस छूटेगी, तीसरी तो मिलेगी। यहाँ से शुरुआत है। अभी आप प्रैक्टिकल बात करेंगे, बस हम जा रहे हैं और रास्ते में अगर आपको वॉशरूम के लिए उतरना है तो जल्दी कोई हेल्प करे ऐसा नहीं होता है। अभी 10-12 घंटे का सफ़र है तो आपको डिनर लंच भी करना होता है। तो उसके लिए भी फिर कभी कोई हेल्प करे या ना करे, लेकिन अपने जाने का कोई टेंशन नहीं,
जो होटल के हेल्पर होते हैं उसकी हेल्प लेने की, पूछने का। मैं कभी भी किसी से पूछने में ऐसा कतराता नहीं हूँ कि यार उसको पूछूंगा तो क्या लगेगा, भाई मेरे को हेल्प चाहिए मैं पूछूंगा डायरेक्टली। तो ये सब धीरे धीरे चीज़ें ऐसे डेवलप हो जाएगी। इसमें सिर्फ ज़रूरी होता है आपका कॉन्फिडेंस। अगर मान लो रात को 11 बजे आप किसी रेलवे स्टेशन पर उतरे हो तो आप में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आपको अकेले चलना है कि आपको कोई हेल्प करेगा ही करेगा। ऐसे बहुत बार होता है कि लोग आजू बाजू से जा रहे होते हैं, लोग दूर से बोलते थे हाँ सामने चले जा, सामने से राइट चले जा। अरे तो सामने किधर जा, कैसे जा, वो थोड़ी पता होता है कहाँ से राइट लेना है, और मुझे कैसे देखेंगे राइट अगर आ गया है तो इतनी बारीक बारीक चीज़ें होती हैं। लेकिन फिर वही है कि धीरे धीरे अपन टकराते हैं लेकिन उससे सीख जाते हैं। एंड फिर ये सब धीरे धीरे डेवलप हुआ। आपको बताऊँ कि आज बॉम्बे में मुझे लोकल का हर स्टेशन कौन से लाइन का आता है पता है, मैं अकेले लोकल से ट्रैवल करता हूँ। परसों मेरा IIT दिल्ली में इंटरव्यू था, तो अभी दिल्ली कैसे जाना है, पहले मैंने राजधानी का टिकट बुक किया और फिर मैंने प्लान किया कि अभी दिल्ली जा रहे हैं और 3 बार अपन दिल्ली घूम चुके हैं, तो चौथी बार अपन दिल्ली को थोड़ा स्किप करते हैं, अपन कुछ और ट्राई करते हैं। तो सडनली मैंने बनारस का प्लान किया कि मैं सुबह IIT में इंटरव्यू दूंगा, रात को बनारस जाऊँगा, दूसरे दिन मैं बनारस घूमूंगा, रात को बनारस से रिटर्न आऊँगा एंड दूसरे दिन फिर वापस ट्रेन से दिल्ली से बॉम्बे आऊँगा। ये प्लान हो चुका था लेकिन ये डिस्टर्ब इसलिए हुआ क्योंकि CUET का एग्ज़ाम आ गया जो 16 को एक्सपेक्टेड था लेकिन वो 12 को आ गया 3 बजे आएगा क्या। तो मैंने सडनली फ्लाइट का प्लानिंग किया और सारे टिकट्स में ऑनलाइन IRCTC से या अदर एप्लीकेशन से बुक करता हूँ खुद अपने फ़ोन से। तो फिर मुझे पुणे से फ्लाइट में मिला तो मैंने बॉम्बे से बुक किया और आदित्य तो मैंने स्टेटस देखता ही है, मैंने एयरपोर्ट के प्लेन के सारे स्टेटस डाले थे। तो ये 2 दिन मैंने पूरा प्लान सेट किया और रिटर्न का मुझे सडनली पुणे का टिकट मिल गया था। एयर इंडिया से मैं सीधे पुणे आ गया, रात को 3 बजे पुणे पहुंचा, एयरपोर्ट से 5 बजे हॉस्टल पहुंचा एंड 10 बजे तक जो कुछ है अपना नींद वगैरह लेके आराम करके 10 बजे उठ के 11:30 को हॉस्टल से निकल गया। 1:30 बजे में एग्ज़ाम सेंटर पे था, 2 बजे मैं और आदित्य मिल चुके थे। वो भी एग्जाम सेंटर था राम टेकड़ी पे, वो भी खुद ही आए थे डायरेक्टली, खुद बस पकड़ के वो हड़प सर के आगे राम टेकड़ी, अगर आपको पता है, वहाँ पे सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कंडक्ट की जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, इंक्लूडिंग नेट हो, सेट हो, NPTEL के हो, सारे एग्जाम्स वहीं पे कंडक्ट होते हैं कंप्यूटर के साथ। तो अभी ऐसे ऑनलाइन सर्कल से मेरे काफ़ी अच्छे फ्रेंड बने। जो भी मेरे पास राइटर एज अ राइटर आया मेरा काफ़ी अच्छा फ्रेंड बन गया। 11 से लेके जितने भी आज तक रीडर्स एंड राइटर्स मेरे पास आए हैं वो सब क्लोजली कनेक्टेड है। आज उनके साथ मैं शॉपिंग को भी जाता हूँ, उनके साथ मैं घूमने को भी जाता हूँ, बिंदास हम पुणे एक्सप्लोर करते हैं। That's great. आपको भी अगर कभी बोर होना हो Yes, तो कॉल next time ready we all will अरे come. पुणे ये घुमाएंगे आपको, आप मत घुमाओ, ये घुमाएंगे आपको। Yes. कि चलो एक दिन सिंहगढ़ एक्सप्लोर करते हैं, एक दिन लोहागढ़ एक्सप्लोर करते हैं। मैं कभी डरता नहीं हूँ, मुझे बहुत पसंद है ऐसे एडवेंचर्स वगैरह। Hats off to your parents, Pranit, and yourself. अभी इटनरी क्राफ्टिंग की बात हुई थी तो Right. इटनरी क्राफ्टिंग की बात हुई थी तो अभी मैं कहाँ गया हूँ थोड़ा बताता हूँ। तो इन द Must 12th be a स्टैंडर्ड long list ना, Pranit? इन द 12th स्टैंडर्ड में गुजरात गया था फर्स्ट टाइम, महाराष्ट्र से बाहर अकेले। और गुजरात में मैं एक कॉन्फ्रेंस में गया था। कॉन्फ्रेंस तो 2 दिन में हो गई। दाहोद एक शहर है, अभी मोदी जी धोलेरा सिटी डेवलप कर रहे थे शंघाई के जैसे, राजस्थान के बॉर्डर पे कोटा के पास धोलेरा सिटी, तो उसके बाजू में दाहोद एक शहर है, वहाँ पे कॉन्फ्रेंस था। तो वहाँ पे मुझे एज अ गेस्ट बुलाया गया था, तो मैं गया था। अभी दाहोद का कॉन्फ्रेंस होने के बाद तो सोचा कि इतने दूर आई है तो कुछ करते हैं, तूफानी करते हैं। तूफानी करते हैं। तो फिर अपने गुजरात के 4-5 फ्रेंड्स को मैंने कॉल किया, बस इतना ही पूछा कि क्या क्या घूमने का, फटाफट बताओ कैसे कैसे जाना है, रूट बता दो, बाकी मैं देख लेगा। फिर मैं वडोदरा आया, वडोदरा से मैं पावागढ़ गया फर्स्ट टाइम। पावागढ़ में मैं दर्शन करने को गया, मुझे टेम्पल्स में भी जाना पसंद है, तो मैंने पावागढ़ देखा। फिर मैं वहाँ से स्टैचू ऑफ यूनिटी गया, अकेले गया था सब कुछ। स्टैचू ऑफ यूनिटी गया, वहाँ पे भी मैंने एक्सप्लोर किया। फिर स्टैचू ऑफ यूनिटी हुआ तो उसके बाद मैं सोचा कि अभी अपने पास 2 दिन और बचे हैं और देखते और कुछ किया जा सकता है। तो फिर मैंने प्लानिंग किया कि अपन सोमनाथ में जाते हैं। My God. और कुछ नहीं, सीधा ट्रेन का टिकट तो था नहीं क्योंकि सब टाइम पे प्लानिंग चल रहा था, तो सीधा अपना जनरल का डब्बा होता है जाने का बैठने का। और 12-13 घंटे का सफ़र करके सोमनाथ पहुंच गया। अपना होटल भी बुक किया और 2 दिन शांति से सोमनाथ में बीच पे एंजॉय किया अकेले। And, फिर सोमनाथ से सीधा रिटर्न बॉम्बे
तो ये ऐसा गुजरात का मेरा ट्रिप हुआ था। उसके बाद दिल्ली में मैंने इंडिया गेट एक्सप्लोर किया है और रात को मैंने फोटो डाले थे इंडिया गेट के। Yes, we saw that. तो नहीं, इसके पहले भी मैं इंडिया गेट घुमा हूँ, लाल किला और अक्षरधाम, तो ये सब कुछ मैंने दिल्ली का देखा है। दिल्ली के अलावा वैष्णो देवी में गया हूँ, वैष्णो देवी के साथ अमृतसर में वाघा बॉर्डर, जहाँ से अभिनंदन को लेकर आए थे। इसके अलावा फिर यूपी में मथुरा, आगरा, फतेहपुर सिकरी, उत्तराखंड में हरिद्वार, अभी हम नीचे आते तो हाँ, वेस्ट बंगाल में कोलकाता, सिलीगुड़ी, गंगा सागर, My God, the list is endless, Pranit. फिर भुवनेश्वर में कटक, भुवनेश्वर, सूर्य मंदिर, जगन्नाथपुरी, God. फिर हैदराबाद में 3 बार घूम चुका हूँ। अभी हैदराबाद में रिसेंटली एक स्टैचू बना है, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, Yes. तो वो भी मैंने काफ़ी एक्सप्लोर किया, मुझे काफ़ी वो पसंद आया था। मैंने उसके बारे में एक आर्टिकल भी लिखा था बाद में कि आपका कैसा है कि आपके मोबाइल फ़ोन सब बाहर रख दो, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप सब कुछ बाहर रख के जाने का, और अंदर जाने का सिर्फ वहाँ की जो ब्यूटी है वो एंजॉय करते हैं। आपको फोटोज निकालना है तो वहाँ पे फोटोग्राफर्स अवेलेबल है, आप उनसे फोटो निकलवा लो, बिकॉज वो इकोनॉमिक का आपका माध्यम है, तो उनकी भी इकोनॉमिक चलती है। और आप क्या करते हो कि वहाँ जाके भी अपने मोबाइल फ़ोन में लगे रहते हो, किसको वीडियो कॉल करो, किसको कर, तो आप खुद एंजॉय नहीं करते हो। तो ये एक चीज़ मुझे पसंद आई थी, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। उसके बाद मैं रामोजी फिल्म सिटी पूरा घूमा। Wow. फिर हैदराबाद में भी मैं सोचा कि यार इस तरह सिटी में मज़ा नहीं है, तो मैं श्री शैलम गया, वहाँ से 250 किलोमीटर से एकदम आउटसाइड एरिया है, तो श्री शैलम भी मैं गया। तिरुपति, और तिरुपति तो हो गया मेरा 2 बार। एंड तिरुपति के पास वेल्लूर है, वेल्लूर आपको पता होगा, महालक्ष्मी टेम्पल जो सोने से बना हुआ है। उसके बाद रामेश्वरम, कन्याकुमारी तमिलनाडु में, बेंगलोर 2 बार घुमा हूँ मैं, कर्नाटक में। प्रदीप यार, ये सब प्रॉब्लम ऐसा हो गया है कि आप जितना बोल रहे हो वो हमको पता ही नहीं है, जो आप लोग बोल चुके हो। हाँ, कंटिन्यू। तो अभी ये रिटर्न होते आते हैं महाराष्ट्र पे, महाराष्ट्र बचा था। तो महाराष्ट्र में क्या बोलूँ, मतलब मुंबई, पुणे, नागपुर, महाबलेश्वर, लोनावाला, अलीबाग रिसेंटली गए थे हम लोग, अलीबाग में कुलाबा फोर्ट, वर्सोली बीच। अलीबाग की एक स्टोरी बताता हूँ आपको। मैंने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है क्लासिक वर्ल्ड कम्युनिटी के नाम से, जिसमें मैंने जो बोला था कि जो लेड ब्लाइंड स्टूडेंट है उनको मैं ट्रेन करता हूँ, मोबाइल कैसे यूज़ करना है, लैपटॉप कैसे यूज़ करना है, और हाउ टू नेविगेट अवर सराउंडिंग्स आफ्टर लॉस द इमेज, अपना नज़र जाने के बाद, विजन जाने के बाद। तो ऐसे काफ़ी मैंने जो वर्किंग प्रोफेशनल्स है जिनका ऐसा प्रॉब्लम हुआ उनको मैंने ट्रेन किया, जिसमें से एक अभी IIT बॉम्बे में जॉब करती है, Wow. Great. Nice. एंड एक अमरावती में है, मेरे एक फ्रेंड है वो बैंक ऑफ बड़ौदा में मैनेजर है अभी अंधेरी में, मुंबई में। Great. सो और ऐसा नहीं कि अपन इनको ट्रेन करते तो ट्रेन करके ख़त्म कर देना, इन सभी को क्लासिक वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म पे जोड़ दिया है। आज ये सब लोग मेरे साथ ज्वाइन हो गए। एक अभी अहमदाबाद में, पुणे की है, किरण विश्वकर्मा उसका नाम, वो अहमदाबाद में अभी, उसका स्टोरी ये था कि ये इंटरेस्टिंग स्टोरी है। उनका जब विजन गया तो 7-8 साल उनको एक्सप्लोजर ही नहीं मिला, वो घर में ही थे। एक ऑनलाइन मेरा ऐसे प्रोग्राम चल रहा था, तो उनके ब्रदर मुझे मिले, उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा इशू है, आप डील करोगे? तो मैं बोला ज़रूर मैं डील करूँगा। और मैंने किरण को 1 महीने में मोबाइल सिखाया, 1 महीने में, क्योंकि उसको करने की चाह थी, तो उसने अपने एफर्ट्स लेके वो किया। और मोबाइल सिखाने का मेरा भी फर्स्ट सेकेंड एक्सपीरियंस ही था। उसके बाद मैंने लैपटॉप भी सिखाया, और इन द मंथ ऑफ 15 नवंबर, हाँ 15 नवंबर का डेट था, उनका 12th का एग्जाम बाकी था। 12th का मिड टाइम में उनका नजर गया था एक्चुअली, और 7-8 साल से वो 12th का एग्जाम बाकी था। ध्यान से सुनिएगा, पढ़ाई करने के लिए बहुत जरूरी चीज़ बता रहा हूँ। 15 नवंबर को मुझे बोला कि मुझे 12th की एग्ज़ाम देना है, आप बताओगे क्या? सोचो आप 7-8 साल से जिसने पढ़ाई की नहीं है, जिसने बुक भी देखा नहीं है, जिसको कैसे अभी ब्लाइंड होने के बाद पढ़ाई करना ये पता नहीं है, वो 15 नवंबर को बोल रहा है, 15 जून नहीं, 15 नवंबर को बोल रहा है कि मुझे 12th का एग्ज़ाम देना है। 1 महीना पहले ही मोबाइल यूज़ करना सीखा है। तो उन्होंने मुझे बताया कि ऑडियो बुक्स को हम कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ऑडियो बुक्स मैंने उनको सारे अवेलेबल करके दिए। पुणे में यशोवाणी करके एक ग्रुप है जिनके साथ मैं अटैच हूँ, तो जिसमें 400 वॉलंटियर्स का स्टाफ है। हमें उसमें ग्रुप भेजते हैं आपको आपकी आवाज़ में वॉइस रिकॉर्डिंग करके वो ग्रुप के जो कोऑर्डिनेटर है उनको भेज देना होता है, वो कलेक्ट कर लेते हैं और हम जैसे स्टूडेंट्स को वो दिया जाता है।
अभी यशोवानी के पास भी अराउंड 5000 बुक्स का कलेक्शन है। तो मैंने उनको 12th की बुक्स अरेंज करके दिए, ऑडियो बुक्स से कैसे स्टडी करना है बता दिया। तो दिसंबर में उन्होंने स्टार्ट किया। अभी राइटर को भी कैसे डील करना है उनको पता नहीं था, तो राइटर के साथ कोऑर्डिनेट करके खुद का स्टडी करके घर का जो भी है वो सब कंप्लीट करके सिर्फ दिसंबर और जनवरी 2 मंथ्स के प्रिपरेशन पे उन्होंने फेब में एग्जाम दिया। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में राइटर फर्स्ट टाइम ऑडियो बुक्स से नई नई स्टडी करना शुरू किया। अभी आप लोग 15 जून से शुरू करते हो, पूरा साल भर आप पढ़ाई करते हो, टेस्ट देते हो, आपके यूनिट टेस्ट होते हैं और प्रीलिम्स होते हैं। ये ऐसा कुछ नहीं उनको मिला था, फिर भी इंग्लिश मीडियम से उन्होंने स्टडी किया और आप बिलीव नहीं करोगे, उन्होंने विजुअली लिमिटेड में उस साल टॉप 5 महीने का रिकॉर्ड बनाया 73% के साथ में इंग्लिश मीडियम। आपको तो खुद का ही एसएससी में 96% है। और अभी इसमें आगे स्टोरी ये है कि फिर मुझे बोला कि मुझे अपने पैरों पे खड़े करना है, खड़े होना है, आप क्या कर सकते हो मुझे। तो फिर उस टाइम मुझे भी ज़्यादा आइडिया नहीं था, लेकिन मैं घूमते रहता हूँ और ऐसे कॉन्फ्रेंसेस मैं करते रहता हूँ। तो गुजरात में मुझे एक पर्सन मिले थे, वही दाहोद के ट्रिप। तो वो अहमदाबाद में ब्लाइंड पीपल एसोसिएशन एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज है। वहाँ पे मैंने इसका एडमिशन करवाया एंड कंप्यूटर का उनको प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन होने के बाद 1 साल के लॉट ऑफ एफर्ट्स में उन्होंने आज तक का सबसे बढ़िया रिकॉर्ड बनाया कि उन्होंने वहाँ पर फर्स्ट रैंक अचीव किया इतने परसेंटेज से, जो किसी ने नहीं किया सिर्फ 1 साल के बाद। ये चीज़ है 2023 तक की, और उनका ये एफर्ट्स देख के, ये रिजल्ट देख के वो सर इतने खुश हुए वो इंस्टीट्यूट में कि एज अ कंप्यूटर टीचर उनको ही उन्होंने अपॉइंट कर दिया जून 23 में, और अभी वहाँ पे वो जॉब कर रहे हैं, खुद के पैरों पे खड़े हुए। तो अपन अगर किसी के लिए थोड़ा सा एफर्ट्स ले ले तो किसी की ज़िंदगी बन सकती है। आज वो भी क्लासिक का पूरा फोरम मैनेज करते हैं। तो शुरुआत में बोला था सबका साथ सबका विकास, वही कंसेप्ट। तो राइट भैया, आपको और कुछ बस ऑडियंस के साथ कुछ बात करनी चाहते हो या ऑडियंस के क्वेश्चंस ले लें हम? हाँ, जब उसके बाद हाँ, 2-3 questions if you have anything in your mind, if you want to explore, any one of you. प्रणीत, अचीवमेंट्स इतने हैं ना कि सोचना पड़ रहा है कि क्या क्या नेशनलाइज हो गए हैं। हाँ, एक्चुअली उनमें से बात नहीं निकल रही है किसी की। नहीं, किसी को अगर पर्सनली ऐसा कुछ गाइडेंस चाहिए, बात भी करते हो, मेरा नंबर तो रहेगा ही आपके पास, आप जस्ट व्हाट्सएप ड्रॉप करना, अपन पर्सनली भी बात कर सकते हैं। मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स को गाइड भी किया है, और कोई भी क्वेश्चन आप मुझसे फ्रैंकली पूछ सकते हो, या पूछो या पर्सनली पूछो। मुझे एक्चुअली वही पूछना कि आपका व्हाट्सएप नंबर मैं लिख देता बोर्ड पे, और फिर अगर हम आपको कनेक्ट करना चाहते हैं तो बस व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करने का 48 आवर्स के अंदर मेरा रिप्लाई अगर नहीं आता है तो एक बार नहीं 48 मिनट्स में ही आ जाता है। सेल्फ एक्सपीरियंस नहीं, वो आपके लिए आता है। Actually, whenever we talk, I have always observed the enthusiasm in his voice. This is the first time I am meeting him, isn't it? But we've been connected for last 1 year, yes? No, Then? only 4 months. Seriously? आपको में कनेक्ट हुए थे राइटर के लिए। Seriously? My God, I am thinking कि फोटोग्राफिक मेमोरी। fantastic. एक क्वेश्चन अभी आपको बहुत सारे राइटर्स के साथ किया है, तो आप राइटर्स के साथ कैसे मैनेज करते हो एग्जाम लिखना इतना फास्ट और टाइमिंग के ना है? भैया आगे बोलो। हाँ, वो तो है, लेकिन आप अरे क्यों ले लो? अरे तो एक सवाल है यहाँ पे। यस Please go ahead. भैया मेरा नाम गौरव है। मैं अपने मोबाइल फोन और लैपटॉप सीखना मतलब खुद से कैसे सीखा हूँ? हाँ, ये भी एक चीज़ है। हाँ तो वही है कि नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करते रहना चाहिए। और 11th स्टैंडर्ड में जब मैं फर्स्ट टाइम पुणे में आया तो मेरे पास 100 हाथ में आए हुए। उससे
पहले मैंने एंड्रॉइड का ए भी कभी मतलब सुना था बट पता नहीं था कैसे एक्सप्लोर करते हैं। तो धीरे धीरे मोबाइल एक्सप्लोर करना खुद से ही शुरू किया। मैंने कभी भी मोबाइल लैपटॉप का कोई प्रॉपर ट्रेनिंग स्टार्टिंग में नहीं लिया है। मोबाइल में खुद से एक्सप्लोर करता था, किसी को भी कॉल लगा देना एंड नंबर डायल करके देखना यार ये कैसे होता है वो कैसे होता है, ऐसा मुझे खुद बहुत एक्सप्लोर करने की आदत है। ये करके देखते हैं, गड़बड़ होती है तो होने दो, होनी चाहिए लेकिन रिस्क लेना चाहिए। मतलब कभी मैं डरता नहीं था कि यार किसको फ़ोन करके तो वो क्या बोलेगा, ये पागल हो गया या क्या हो गया, इसको ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन मैं करता था। और धीरे धीरे मतलब 3 महीने में मुझे 3 महीने लगे मोबाइल सीखने के लिए। लेकिन एक बार जब मोबाइल में परफेक्ट हुआ, लैपटॉप मुझे पहले से ही आता था। एक्चुअली 7th स्टैंडर्ड तक ही मैंने ब्रिलियंटली से स्टडी किया है। 8th स्टैंडर्ड में ही मैं लैपटॉप पे स्विच कर गया था, जिसमें मैंने ऑडियो बुक्स एंड PDF बुक्स स्टडी करना शुरू कर दिया था विद टॉकिंग सॉफ्टवेयर्स। तो लैपटॉप का वैसे आदत था मुझे, तो बस मोबाइल को अपने हाथों से कैसे एक्सप्लोर करना है और कौन से फीचर्स को कैसे डील करना है ये पता नहीं था। तो जैसे लैपटॉप को एक्सप्लोर किया, अभी लैपटॉप का भी मुझे कीबोर्ड पूरा लग है, कहाँ पे ABCD कहाँ है वो मैं तो मैंने क्यूरियोसिटी से पूछ लिया था। मैंने जब मतलब मैं एज ए राइटर गया था तो तभी मैंने ऐसे पूछा कि बताओ W किधर है। ऐसे मुझे भी, मैं भी न्यू, कुछ पता नहीं है, तो उन्होंने W क्लिक किया। फिर उसके बाद मैंने बोला X किधर है। और जब एग्जाम था तो मैंने आदित्य को फ्रैंकली बोला था कि अगर आपकी स्पीड टाइपिंग में ना हो तो मैं टाइपिंग करता हूँ, आप बस देखो राइट। क्योंकि मैं बिना देखे कर सकता हूँ, मुझे टॉकिंग की जरूरत नहीं है कि वो मैं A टाइप करूँ तो वो A बोले, ऐसे मुझे जरूरत नहीं है। राइटिंग के टाइम भी ऐसे जो हम लोग बैट बोलते हैं राइटिंग एबिलिटी टेस्ट, तो उनका इंग्लिश वगैरह भी इतना ऐसा मतलब एबिलिटी टेस्ट था हाँ। जिसमें टाइपिंग करना था ऐसे। हाँ। तो उस टाइम पे आदित्य बोला नहीं मेरे स्पीड में करता हूँ, इसलिए उसको करने दिया, बट उस दिन मैं करने वाला था। तो इस तरीके से मुझे जब लैपटॉप का कीबोर्ड लर्न था, तो आप आपके फ़ोन में देखोगे कीबोर्ड सेम ही है। जो आप कंप्यूटर का कीबोर्ड यूज़ करते हैं फिजिकल वर्चुअल कीबोर्ड सेम ही है, बस आपको वो पता होना चाहिए कि कौन सा B कहाँ पे C कहाँ पे। तो अभी मेरा भी इतना प्रैक्टिस हो गया कि मैं इजीली इसको टच करके बता सकता हूँ कि B कहाँ पे N कहाँ पे मोबाइल पे। बट प्रॉब्लम एक ही होता है मोबाइल के केस में कि टॉकिंग ज़रूरी होता है, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि कभी आपका N की जगह B पे उठ आ सकती है। इसलिए मोबाइल में टॉकिंग ज़रूरी है, लेकिन फिजिकल कीबोर्ड में बिना देखे बिना टॉकिंग के कितना भी लंबा टाइपिंग कर सकता है। तो आपने MS-CIT भी किया? MS-CIT का मैंने कंप्लीट किया है। राइट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, टैली भी मैंने कंप्लीट किया। टैली का भी एक चीज़ आपको बताता हूँ, अभी भी टैली 90% एक्सप्लोर नहीं है, एक्सेसिबल नहीं है टॉकिंग के साथ। तो टैली मैंने कैसे सीखा, ये भी एक बहुत हार्ड टास्क है। तो इसके लिए थोड़ा पीछे जाते हैं कि मैं पहले 9th 10th में नोकिया का फ़ोन यूज़ करता था, वो छोटा वाला, वो मैंने कैसे यूज़ किया। तो टैली का जो सॉफ्टवेयर वहाँ से लिंक होता है। नोकिया का फ़ोन में यूज़ करता था, जैसे कि मान लो आपको रेडियो लगाना है, तो हम क्या करते थे कि जो ऊपर के 4 कीज होते थे, राइट लेफ्ट अप डाउन एंड एक मिडल बटन होता था, तो मैं किसी नॉर्मल पर्सन से पहले सीख लेता था कि 4 बार डाउन करने का, 1 बार लेफ्ट करने का, फिर बीच में क्लिक करने का, तो रेडियो प्ले होता है, राइट। बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन ये मैं लर्न कर लेता था। तो इस तरीके से 2 साल मैंने नोकिया का फ़ोन एक्सप्लोर किया है। और मेरा जो मैथमेटिक्स पास हुआ है ना, उसके पीछे वो मोबाइल है, क्योंकि नंबर सेव भी कर लिया तो मुझे कैसे पता चलेगा कि नंबर नाम किसका है, मतलब कैसे देखना है वो। अभी तो टॉकिंग का फ़ोन है जिसने आदत बिगाड़ दी है, तो मैं नाम सेव कर लेता हूँ, लेकिन उस टाइम नहीं था ना, तो मेरी मजबूरी थी कि मुझे नंबर लर्न ही करना था और नंबर टाइप करके ही कॉल करना था। तो इस तरीके से नोकिया का फ़ोन में एक्सप्लोर करता था। एंड जब टैली का शुरू किया मैंने, तो टॉकबैक से 10% चीज़ें बोलता है, तो मैंने ऐसे ही साइटेड पर्सन की हेल्प किया, उसको ये पूछा कि कितने बार डाउन एरो प्रेस करना है, कितने बार लेफ्ट एरो प्रेस करना है, कितने बार टैब की प्रेस करना है, वो सब मैंने नोट्स निकाले कि इतने बार किया तो ये आएगा ऑप्शन, इतने बार किया तो वो ऑप्शन आएगा। और इस तरीके से 3 महीने के एफर्ट्स के बाद मैंने टैली अभी 40% वर्क में टैली में करने लगा। तो रास्ता होता नहीं है, रास्ता अपने को बनाना होता है। बैरियर्स होते हैं लेकिन अपने को बैरियर्स तोड़ने पड़ते हैं, और उसके लिए कुछ नहीं, बस अपना माइंड यूज करो। Sir, I guess you want to say any other question? Acha, okay, I never knew that. मैंने आपको बताया था कि म्यूजिक में भी बहुत एक्सेल किया है भैया ने, सारा हारमोनियम, तबला, सिंगिंग सब में उनका खुद का बैंड भी है।
तो भैया कुछ सुना दीजिए यस, मैं आपको सुनाता हूँ। इससे पहले मैं 2 चीज़ें आपसे शेयर करता हूँ। हम इसमें अलीबाग की ट्रिप की बात कर रहे थे, तो एक नई चीज़ हमने 2024 में ट्राई की, नया साल था तो यूनिक कंसेप्ट था कि क्लासिफाइड कम्युनिटी हमारा ऑनलाइन जो पोर्टल प्लेटफॉर्म है, जिससे मैंने अभी 15 पीपल टोटल कनेक्ट कर लिए। तो हमने एक चीज़ ऐसी एक्सप्लोर की कि क्यों ना जितने भी डिसेबल लोग हैं, हम जैसे नॉर्मल पर्सन बाकी सारी चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं, हम इस तरीके से सभी को लेके जाएंगे। ऐसा नहीं कि मैं खुद ट्रेन तो मैं अकेले जाऊँगा घूम फिर के वापस आऊँ। तो फर्स्ट टाइम हमने ट्रिप ऑर्गेनाइज किया था 26 जनवरी को, रिपब्लिक डे हमने अलीबाग में सेलिब्रेट किया। तो हमने बॉम्बे से बस किया, IIT के कैंपस में जितना भी जो भी हमारा ग्रुप है, इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है। कोई गुजरात में, कोई महाराष्ट्र से, कोई झारखंड से है, कोई दिल्ली से है। तो ऐसे सब हमने सभी को मुंबई में सेंट्रलाइज लोकेशन पे बुलाया। सभी लोग अपने अपने ट्रेन्स, प्लेन्स या बस जो भी अपना अपना फैसिलिटी था सब अपने अपने आए। हम बस में गए, हमने अलीबाग में वर्सोली बीच पे रिजॉर्ट वो विला जो होता है बुक किया था, और जैसे नॉर्मल लोग एंजॉय करते हैं वैसे ही हमने वहाँ पे सारी चीज़ें एक्सप्लोर की। बीच पे हम सभी को लेके गए, सबने बाइक राइड की, सबने और इसमें हमने एक चीज़ कहते हैं कि 1 पर्सन के साथ एक नॉर्मल वॉलंटियर हमने दिया अरेंज किया था, और ये चीज़ इंश्योर की कि सामने वाला पर्सन आपका वॉलंटियर नहीं है, सामने वाला पर्सन आपका फ्रेंड है। उसको लगना नहीं चाहिए कि वो वॉलंटियर है, तुमको लगना नहीं चाहिए वो तुम्हारा वॉलंटियर है। दोनों एज अ फ्रेंड बोल के ही तुम साथ में रहोगे। हमने एक बहुत ही पुराना, जिसको हम बोलते हैं शिलालेख बोलते हैं, जो मराठा साम्राज्य के टाइप का होता था, आक्षी का शिलालेख। अगर आप लोक सत्ता पढ़ते हो तो 27 फरवरी के दिन मराठी राजभाषा दिन का उस दिन लोक सत्ता में ये न्यूज़ आई थी इसकी, जो वर्सोली बीच पे आक्षी का शिलालेख है, जिसको भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट डेवलप करने वाली है एज अ टूरिस्ट प्लेस। तो 27 फरवरी को गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है एक्चुअली, पता नहीं हमारा सोशल मीडिया देखा होगा तो 26 जनवरी को हमने उस साक्षी के शिलालेख को विजिट किया, और हमारे जो वॉलंटियर्स थी, एक फर्ग्यूसन कॉलेज की है वेदांता, वो 2nd ईयर में है। तो वो ऐसे ही रीडर मेरे पास एज ए रीडर आई थी, और अच्छी फ्रेंड करती, तो उसको भी मैंने चांस दिया था कि अलीबाग आप भी आओ। तो उसने सभी को हाथ लगा के वो शिलालेख दिखाया कि वो कैसे राइड किया है। उस टाइम पे हम कुलाबा फोर्ट में गए। कुलाबा फोर्ट में भी जो उस टाइम पे शिवाजी महाराज के ज़माने में जो लिखा हुआ था, तो वो हम सबको उसने पहले तो पढ़ के दिखाया क्या क्या इन्फॉर्मेशन लिखी है, क्योंकि जनरली कोई ब्लाइंड पर्सन है तो सब लोग अपने आंखों से पढ़ लेते क्या लिखा है, हमको कौन रीड करके बताया। तो वो भी चीज़ हमने इंश्योर की कि आप सभी इन्फॉर्मेशन हमको पढ़ के दिखाओगे, जहाँ पे ज़रूरत है, जो पिलर है, जो पुरानी तोप वगैरह होती है, वो सब हमने हाथ लगा के एक्सप्लोर किया। तो इस तरीके से 2-3 दिन का आपने खूबसूरत अलीबाग का ट्रिप किया था, और एक नया एक्सपीरियंस था। और हमने भी निर्णय किया कि हर साल हम ऐसी नई नई जगहों पे ट्रिप करेंगे, और जो भी आना चाहते हैं फ्री एंट्री सभी को रहेगी कि आपको अगर कुछ नया ज़िंदगी में सीखना है तो आओ, हमारे साथ एक्सप्लोर करो। और 3 दिन के एक्सपीरियंस के बाद आप भी बोलोगे For sure, we would love to join the club. Something different. Definitely. I'm sure my students will be, but for teachers or all the faculty members, we will definitely join you. और हमारे टीम में 18 से लेकर 50 एज तक के सभी Thank लोग God. हैं। So many. Yes, we are. आपको कभी भी बोर नहीं होने देंगे, Yes. नया एक्सपीरियंस आएगा। दूसरी चीज़ मैं शेयर करता हूँ कि अभी मेरा नंबर तो मिलेगा आपको, तो ज़रूर आप ऐसे सभी के साथ हेल्प कीजिए, और सभी को मतलब आपको जैसे भी ऑनलाइन हेल्प मांगी जाती है आप ज़रूर कोऑर्डिनेट कीजिए। एंड जैसे भी आपको आपसे बनता है, आपको टाइम मैनेज होता है, बिजी सभी लोग हैं, लेकिन यस थोड़ा समय अपने समाज के लिए अगर हम लोग देते हैं तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। नाइस टू टॉक विद यू, आप सभी के साथ बहुत अच्छा लगा। Pranay, we are waiting for the song. Yes. Eagerly. जाने नहीं दोगे मुझे? Yes, no, not at all.